तो यस गाइस आई एग्री, मैंने ना बहुत ही वेट करवाया आप लोगों से इस वीडियो के लिए। बट आई श्योर यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग पक्का बोलने वाले हो कि सारा ही वेट वॉज वर्थ इट। बहुत ही ज़्यादा बोल्ड प्रिडिक्शन वीडियो होने वाला है ये, रॉ इमोशंस रॉ थॉट्स से भरा हुआ। मतलब कोई भी ऐसी प्रिडिक्शन नहीं होगी यहाँ पर जहाँ पर मैं सेफ खेलने का ट्राई करने वाला हूँ, या फिर मैं बायस हो रहा हूँ अपनी फेवरेट की तरफ, या फिर मैं उन लोगों की तरफ बायस हो रहा हूँ जो ऑडियंस के फेवरेट हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप फील कुछ और करते हो पर अपनी ऑडियंस को या व्यूवर्स को ध्यान में रखते हुए जो ऑडियंस के फेवरेट हैं, जिस पर लोग टोटली इजी कर जाएं, वो पिक करते हो। बट नहीं गाइज, यहाँ पर मैं वही प्रेजेंट करने वाला हूँ जिस पर मैं 100% अग्री करता हूँ, एक्चुअल में बिलीव करता हूँ, जो कतई मैं बिल्कुल अंदर से फील करता हूँ। तो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, क्लासिक फिजिक्स डिवीजन प्रिडिक्शन वीडियो ऑफ 2023। तो इस साल वो पॉइंट्स वाला सिस्टम हटाने के बाद भी टोटल 39 क्वालिफाइड कंपेटिटर्स हैं क्लासिक डिवीजन में, और एब्सोल्युटली नट्स जा रहा है ये डिवीजन। मतलब फर्स्ट प्लेस के बाद बाकी जितने भी प्लेसेस हैं हद से ज्यादा कंपेटिटिव। मतलब जहां ब्रांचन और लोगन फ्रैंकलिन जैसे एथलीट्स तो क्वालिफाई भी नहीं हो पाए, वहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये डिवीजन कहां पर पहुंच चुका है, किस हाइट पर पहुंच चुका है। एवरीवन इज गोइंग टू बी लुकिंग क्रेजी। मतलब इतने इंसेन कुछ एथलीट्स को मुझे टॉप 10 से भी बाहर प्लेस करना पड़ा है कि बस समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दिख तो टॉप 10 में रहे थे, यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो टॉप 10 से बाहर डिजर्व करते हैं या उन्हें प्लेस करना भी चाहिए। बट फिर जब उनकी जगह बनाने बैठो टॉप 10 में, तो लिस्ट हिलने का नाम नहीं ले रही थी, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी। क्योंकि कोई भी अपनी जगह जो फर्स्ट लिस्ट में बना चुके थे वो बॉस हिलने का नाम नहीं लेने वाले थे, वो चेंज ही नहीं हो रहे थे। और आप एब्सोल्युटली शॉक हो जाओगे जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी, क्योंकि आपने इमेजिन भी नहीं करा होगा कि क्रिस के अलावा कौन कहाँ पर होगा इस वीडियो में। मतलब जो आप सोच रहे हो, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि आप बहुत ज़्यादा शॉक होने वाले हो। तो 12th प्लेस पर मैं देखता हूँ एरिक वाइल्डबर्गर को। एरिक वाइल्डबर्गर जो पिट्सबर्ग प्रो में सेकंड प्लेस होल्डर बने। पिट्सबर्ग प्रो जो अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा प्रो शो है, और यहाँ पर जीते थे माइकल डबूल। मतलब माइकल डबूल के सामने अगर उनसे कोई मिलकर खड़ा है तो बॉस कंडीशनिंग और श्रेड्स में दोनों में ही उस लेवल का होना भी चाहिए, और एरिक वाइल्डबर्गर एक्चुअली ब्रॉट दैट। बहुत ही जबरदस्त एक नेल बाइटिंग कंडीशन और स्किन क्वालिटी एरिक वाइल्डबर्गर लाए थे यहाँ पर। एब्सोल्युटली श्रेडेड थे एरिक। और अभी यस, इनमें साइज की थोड़ी कमी है, बट कुछ और साइज ऐड करके जिस तरह की कंडीशनिंग और श्रेड्स ये लाए थे यहाँ पर, अगर ले आएंगे तो ही विल बी रियली रियली गुड। आई मीन अभी से ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूचर दिख रहा है इनका क्लासिक डिवीजन में। मतलब मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, इस एब्सोल्युटली पीक नेल थी। अब यस आई एग्री है कि आप बोलोगे ऐसा लग रहा है कि एक किड का फेस लगा दिया गया इस बॉडी पर। तो यस, आप ही नहीं हो जो ये सोचते हो, कई लोग हैं जिनकी ओपिनियन सेम ही है, बट ही इज़ वेरी यंग। मतलब बहुत ही ज़्यादा यंग ही है अभी, और बस थोड़े से अपने फ्रेम को और फुल करने की देर है। टॉप 10 तो ये इजीली क्रैक कर जाएंगे विद दीज लाइंस। सो अब 11th प्लेस की बात करते हैं, जो कि हैं इस बार के लाइनअप के मेरे अकॉर्डिंग इकलौते वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड तो आप समझते होंगे राइट, एक ऐसा एथलीट जो एब्सोल्युटली अपनी प्लेसिंग चेंज कर सकता है काफ़ी ज़्यादा, और वो है लेस्लो किराली। और यस गाइज आई नो, इनको मैंने इस साल बहुत ही ज़्यादा हाइप करा है, बहुत ज़्यादा कवर करा है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये डिजर्व करते हैं उस चीज़ को, और बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल भी रखते हैं टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। बट डोंट फॉरगेट कि इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ हिज इनिशियल ईयर्स। एक पूरा करियर अहेड है इनके पास, एंड स्टार्टिंग में क्रिस की फिजिक भी अल्टीमेट बेस्ट नहीं थी, उनको टाइम लगा। इनफैक्ट उस टाइम पर कंपटीशन भी इतना ज्यादा क्रेजी नहीं था क्लासिक का, और जबकि फर्स्ट टाइटल क्रिस ने जीता था तब क्रिस और बियॉन्ड के लेकर काफी मिक्स्ड ओपिनियंस थी। इट्स ओनली इन द लेटर ईयर्स कि क्रिस ने इंप्रूवमेंट्स का ग्राफ हद से ज्यादा ऊपर की तरफ मूव कर दिया था, और एक अलग ही स्टेज पर ले गए अपनी फिजिक को, एलिमिनेटिंग हिज वीकनेसेस वन बाय वन। बट क्रिस की बात कहाँ से होने लगी, अभी देख लो चैंपियन ही ऐसा है कि डिवीजन में कहीं भी बात हो, किसी की भी बात हो, क्रिस खुद ब खुद इंक्लूड हो ही जाते हैं। सो एनीवेज लेस्लो किराली, ये टैलेंट इस साल हमने बहुत ही ज्यादा क्रिस के अर्ली ईयर्स की याद दिलाते हुए देखा। एक क्रिस जितना ही टॉल, क्लासिक लाइंस होल्ड करते हुए एक फिजिक, एब्सोल्युटली क्लासिक पोजीशन इनके कुछ तो, जैसे फ्रंट डबल बाइसेप मोस्ट क्लासिक, और ये फ्रंट लैट स्प्रेड। फ्रंट लैट स्प्रेड में तो ही जस्ट एक्चुअली गोस फॉर द किल। मतलब क्रिस के बाद इस डिवीजन में ऐसे लैट्स किसी के नहीं है। यस वेस्ली के हैं अच्छे, बट इतने ज्यादा वाइडर और नीचे तक कंप्लीट वेस्ली के भी नहीं है। सो लेस्लो का टाइम भी आएगा। अभी के लिए क्यों ये 11th प्लेस पर हैं जबकि मैं इनकी इतनी तारीफ करता हूँ, तो रीजन ये गाइस, क्योंकि इवन दो आई एब्सोल्युटली एम इम्प्रेस्ड विद हिज फिजिक, बट मैं बायस तो नहीं हो सकता राइट। बट मंजिल तक पहुंचने में काफी मेहनत लगेगी। इनकी बैक इनकी वीकनेस है फॉर नाउ, अपनी बैक को इनको इंप्रूव करना पड़ेगा। लेग्स पर भी थोड़ा बहुत साइज चाहिए, बट वो फिर भी नेग्लिजिबल है, उससे इतना मैटर नहीं करेगा। बट बैक पर तो गाइस एब्सोल्युटली इन्हें वर्क की जरूरत है, और इसीलिए अभी के लिए आई सी हिम एट 11th। पर फिर भी अगर ये पीक कंडीशन में आ गए तो अपनी क्लासिक लाइंस की वजह से, या फिर एक एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्ग स्टेज प्रेजेंस के बेस पर, ये एक वाइल्ड कार्ड की तरह से इधर से उधर टॉप 10 में अपनी जगह किसी को भी रिप्लेस करके बना सकते हैं। और नंबर 10 पर मैं रखता हूँ फैबियो जूनियर को, जो कि आपको याद होगा दुबई प्रो में काफी हंगामा हुआ था वेस्ली को, जब इन्होंने वेस्ली को भी बीट कर दिया था इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग, और टेरेंस रफिन को काफी कड़ी टक्कर दी थी फॉर द टाइटल, और सीधे सीधे टेरेंस से बैटल कर रहे थे दुबई प्रो के टाइटल के लिए। बट उसके बाद भी गाइस 10 पर, मतलब ये है ये क्रेजी लाइनअप इस तरह का।
कि इनको 10 पर रखना पड़ रहा है। सो फैबियो गाइस एब्सोल्युटली कंडीशन और स्किन पील तो दिखे हम सभी को दुबई प्रो में, और इनकी फिजिक, इनका फ्रेम इतना ज्यादा फुल था कि मुझे रामोंडिनो की याद आ गई इनकी मसल बैलीज को देखकर। फिर मैंने इनका बायो चेक करा और ये निकले ब्राजीलियन, जो कि मैं भूल रहा था। सो बॉस ब्राजील से हो और ऐसे ना दिखो, ऐसा कैसे चलेगा। तो फैबियो ने भी अपनी रिवायत को कतई नहीं तोड़ा और उसी तरह की इंसेनली फुलर और राउंडर मसल बैलीज के साथ एक जबरदस्त पैकेज हम सबके सामने प्रेजेंट कर दुबई प्रो में। इनके ना जीतने के 2 रीजंस मुझे समझ में आए थे और जिनके बारे में बाद में काफी बात भी करी गई थी। वो ये थे कि नंबर 1, इनका स्टमक कंट्रोल उतना स्ट्रांग नहीं दिखा और ट्रांजिशंस के टाइम पर फैबियो काफी ज्यादा स्टमक को लेट गो करते हुए हमें दिखाई दिया वहां पर। और नंबर 2, फैबियो का फ्रेम काफी हद तक एक बॉडी बिल्डर जैसा था, मतलब ये क्लासिक लग रहे थे 10% और 90% एक 212 डिवीजन के बॉडी बिल्डर। और क्लासिक डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है जिसको हमने अपनी कोर को, अपने रूट्स को छोड़ते हुए अभी तक नहीं देखा है। यहाँ पर जजेस अभी भी क्लासिक लाइन्स को, क्लासिक लुक को प्रेफर कर रहे हैं और इसीलिए गाइस जजेस फैबियो के एक इंसेनली फुलर और इंसेनली पीक्ड फिजिक को भी इग्नोर तो नहीं कर पाएंगे और इसीलिए 10th प्लेस तो रिवॉर्ड कर देंगे। बट इनसे ऊपर के बाकी सारे एथलीट्स इन्हें इससे ऊपर इस साल तो मूव होने का रास्ता नहीं देंगे। बट आप लोग जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को भी और भी अपडेट्स ऐसी ही मिले, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो। कंटेंट की क्वालिटी को देखो गाइस, इस लेवल के एफर्ट्स पूरे दिल से हर जगह नहीं मिलेंगे आपको, राइट। और फिर नंबर 9 पर मैं देखता हूँ माइकल डबूल को, द कंडीशनिंग किंग, द मैन ऑफ श्रेड्स हिमसेल्फ। और माइकल हर साल की तरह से गाइस इस साल भी काफी बड़े 2 प्रो शोज जीतकर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लेकर जा रहे हैं मिस्टर ओलंपिया में। पिट्सबर्ग प्रो और न्यूयॉर्क प्रो 2 शोज जीते, उसके बाद भी माइकल के साथ जो एक रेस्ट्रिक्शन है, या आई शुड से कि इकलौती रेस्ट्रिक्शन है, वो है इनका क्लासिक लुक में उतना ज्यादा ना होना। माइकल का फ्रेम इतना क्लासिक नहीं है, जबकि इन्होंने इस साल काफी ज्यादा साइज भी ऐड करा है, बट वो क्लासिक लाइंस नहीं आती गाइस, नहीं लगती है माइकल के फ्रेम पर। और ये चीज मैं काफी बार बात कर भी चुका हूँ और इनके ऊपर प्लेस हो रहा है बाकी सभी एथलीट्स ज्यादा अच्छे से होल्ड करते हैं क्लासिक लाइंस। देखो श्रेड्स में अगर डिवीजन हो एक मिस्टर कंडीशनिंग के नाम से या फिर मिस्टर पील के नाम से, देखो आईबीबी को आइडियाज दे रहा हूँ अब मैं यहाँ पर, तो अगर इन दोनों ही नामों से डिवीजन हो एक, तो माइकल डबूल राज करेंगे राज उन दोनों ही डिविजन्स पर। जैसे जिंदर महल बोलते हैं ना डब्ल्यूडब्ल्यूई में, राज करेंगे राज। आई डोंट नो आप लोग देखते भी हो डब्ल्यूडब्ल्यूई या फिर मेरी ये रेफरेंस बेकार गई, बट एनीवेज आई होप यू गॉट द पॉइंट। वहां पर माइकल को क्रिस भी बीट नहीं कर पाएंगे, मतलब ऐसे फाइबर्स और श्रेड्स दिखाते हैं ये जो खुद एक स्टैंडर्ड है। बट क्लासिक लाइन्स और क्लासिक फ्रेम पर आई डोंट नो माइकल कैसे इंप्रूव करेंगे, बट अगर कर लिया तो ही इज गोइंग टू बी अ फोर्स टू डील विद। बट इस साल तो ये नहीं होने वाला और अभी के लिए मैं माइकल को 9th प्लेस पर देखूंगा। फिर आती है बारी 8th प्लेस की, जहां पर लास्ट ईयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वेस्ली विजर्ड्स आए थे फॉर द फर्स्ट टाइम टॉप 10 क्रैक करने के बाद। और इस साल भी मैं वेस्ली को ही यहाँ पर देखता हूँ, मतलब ना ही एक अप मूवमेंट होगी और ना ही एक डाउन मूवमेंट। और यस मैं एग्री करता हूँ कि इस बार कई बार मैंने वेस्ली के अपडेट्स को कवर करते हुए वेस्ली के टॉप 6 क्रैक करने की बात कर चुका हूँ, बट तब प्रेडिक्शन वीडियो के लिए कंपेयर नहीं हो रहा था। और अब जब मैं कंपेयर करने बैठा गाइस तो एब्सोल्युटली इनसे टफ खिलाड़ी दिखे अभी इस पॉइंट पर, तो जो अपनी गद्दी सिर्फ एक एक्सट्रीम क्लासिक फ्रेम के लाने की बेस पर तो नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उन्हें अगर अपनी गद्दी से हटाना है तो एक कंप्लीट पैकेज चाहिए होगा और फिर उसके साथ में आपका एक क्लासिक विंटेज लुक अपना मैजिक दिखा देगा। वेस्ली के कुछ पोजेस आर गोइंग टू बी द प्लीजर टू द क्राउड्स, इतने ज्यादा क्लासिक, मतलब ओल्ड टाइम्स के बॉडी बिल्डर्स की याद दिला देंगे क्राउड को। बट वहीं इनकी बैक पर जो कंप्लीटनेस और डिटेल्स थोड़ी सी कम लगेंगी इनके श्रेडिड होने पर भी, वो भी जजेस यहाँ पर इग्नोर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर भी गाइस जजेस ये नहीं देखेंगे कि आप कितने ज्यादा अच्छे दिख रहे हो, बल्कि क्लासिक डिवीजन इतना ज्यादा पैक्ड है कि वो आप में सब में ही खामियां ढूंढ रहे होंगे ताकि वो आपको मार्क डाउन कर सके। क्योंकि अच्छे तो वेस्ली समेत टॉप 10 टॉप 11 सभी होंगे, कंपटीशन ही ऐसा होगा और जिसमें कम कमियां ढूंढेंगे वही ऊपर जा पाएगा। सो वेस्ली ने वैसे तो फैबियो को बीट नहीं करा था दुबई प्रो में, क्योंकि वेस्ली आए थे 3rd और फैबियो आए थे 2nd। पर यहाँ पर गाइस वेस्ली को मैंने इसलिए ही ऊपर रखा है कि एक तो वेस्ली इज वे मोर क्लासिक देन फैबियो, एंड इसीलिए गाइस अगर वेस्ली पीक पर आ गए तो वो एब्सोल्युटली फैबियो को, जो क्लासिक लुक में उनके कंपैरेटिवली बहुत मार्जिन से लैग करेंगे, आगे नहीं जाने देंगे। और ये सारी प्रेडिक्शन ही गाइस लेट मी क्लियर फॉर यू इस बेस पर बनाई गई है कि हर एक एथलीट अभी जैसी फिजिक होल्ड करता है उसके साथ पीक पर आ जाए। सबके पीक पर आने के बेस पर ये सब ऐसे प्लेस कर सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर पीक मिस हो तब तो हार्डी को भी डिथ्रोन करा जा सकता है इजीली, जैसे एरिन को हरा दिया गया था एक प्रो शो में। बाकी क्रिस तो भाई क्रिस हैं, वो तो पीक मिस कर जाएं तब भी जीत जाएंगे, इंप्रूवमेंट्स का मार्जिन ही कुछ इतना है, मतलब सब लेवल 10 पर हैं और क्रिस लेवल 100 पर हैं। सो अगर पीक मिस कर भी जाए ना तो वो ज्यादा से ज्यादा लेवल 50 पर आएंगे, तो लेवल 50 और लेवल 10 इतना मैच तो मेरे सारे भाई कर ही लेंगे, राइट। और वैसे भी लास्ट ईयर एक ब्रोकन बाइसेप्स के साथ भी क्रिस ने डोमिनेट करा है डिवीजन को, मतलब रमॉन को तो एक फॉर्मेलिटी के लिए कंपेयर करा गया था, नहीं तो आप सभी जानते हो एक पोज भी ऐसा नहीं था जहां पर क्रिस डोमिनेट नहीं कर पाए थे रमॉन को।
एंड लो बॉस में फिर से क्रिस की बात करने लगा। अरे क्रिस, आपकी बारी टॉप पर ही आएगी, अभी तो फिलहाल दूसरों को चर्चा का विषय बनने दो। सो वही है गाइस, वेस्ली को मैं 8 पर देखता हूँ जो रीजंस अभी डिस्कस करे उनके बेस पर। बट अगर फैबियो थोड़ा सा भी क्लासिक एस्पेक्ट अपनी फिजिक में प्रेजेंट कर देंगे तो डेफिनेटली गाइस फैबियो वेस्ली को रिप्लेस कर सकते हैं और फिर 8 पर फैबियो आ जाएंगे और वेस्ली 10 पर फॉल करके। एंड अब तो कंपटीशन टफर होता जा रहा है गाइस, क्योंकि नंबर 7 पर डिसाइड करना और नंबर 6 पर डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल था। तो नंबर 6 तो 7 की बात मैं एक साथ ही करूंगा और इन दोनों प्लेसेस के लिए मेरी ओपिनियन में ब्रियन एंजली और एलेक्स कॉम्ब्रेनीरो दावेदार बनेंगे। अब यस गाइस, ब्रियन इस बार बड़ी हुई मसल मास के साथ होंगे, ही विल बी बिगर और पीक मिस करने तो हम ब्रियन से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। बट हर साल गाइस मोर एंड मोर कंडीशन और पील आने के बाद भी हम ब्रियन को प्लेसिंग्स में स्लोली नीचे की तरफ जाता हुआ देख ही रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली इस साल भी मुझे यही होता हुआ दिख रहा है, 6 नहीं तो 7 प्लेस। और दिक्कतें हैं ब्रियन के लिए सिर्फ और सिर्फ 2, जो मैं पहले भी कई वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। पहली तो ये गाइस कि ब्रियन के लेग्स इवन विद एडिट साइज अभी भी उस तरह से कैचअप नहीं कर पा रहे इनके अपर से। मे बी एज, मे बी ट्रेनिंग ईयर्स, कुछ भी बोल लो, बट रिजल्ट्स तो यही हैं और ब्रियन के लेग्स उस तरह से रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। और सेकंड थिंग ये गाइस कि ब्रियन एंजली अब धीरे धीरे कम से कम क्लासिक लगते जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि क्लासिक नहीं लगते, नो गाइस, बट अब ये पहले के कंपैरेटिवली एक तरह से कम क्लासिक लगते हैं। इनकी फिजिक उतना क्लासिक लुक अब कैरी नहीं करती और यही वो रीजन है गाइस कि एब्सोल्युटली पीक पर आने पर भी ब्रियन या तो 6 पर प्लेस करेंगे या फिर 7 पर। बट अनफॉर्चुनेटली इससे ऊपर तो मैं ब्रियन को नहीं देख पाता हूँ और एलेक्स कॉम्ब्रेनीरो इनको मैं ब्रियन के साथ बैटल करते हुए देखता हूँ यहाँ पर। क्योंकि देखो, अगर एलेक्स के इस साल के रिज्यूमे पर जाओ तो इवन दो लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में एलेक्स आए थे 9th, पर उसके बाद सिर्फ 10 वीक्स में आर्नोल्ड क्लासिक में एलेक्स ने इतना इंप्रूव कर लिया कि एलेक्स ने बीट कर दिया था एक मिस्टर ओलंपिया के 5th प्लेसर माइक सोमरफील्ड को, और एलेक्स आए थे 3rd जबकि माइक आए थे 4th। देख लो कितना कमाल की बात है। और फिर एलेक्स ने कम्पीट करा मास्टर्स ओलंपिया में भी और वहां पर भी एलेक्स ही जीते। मतलब मास्टर्स ओलंपिया को क्लासिक डिवीजन से ही जीत कर एलेक्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो अब समझ जाओ ब्रियन के लिए ये कितना मुश्किल कर देंगे 6 प्लेस अपने नाम करना। 6 से ऊपर मैं इन्हें क्यों नहीं देखता ये तो आप ऊपर की लिस्ट को देखकर ही समझ जाओगे। बट एलेक्स जैसे अपनी रिसेंट अपडेट्स में भी दिख रहे हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ साथ अपना ए गेम भी लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। बट आई जस्ट फील कि ये 6 प्लेस से ऊपर वालों को फिर भी हिला नहीं पाएंगे। और एब्सोल्युटली वही टाइम ही है जब मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर एक्चुअल में इस चैनल को सपोर्ट करना चाहोगे ताकि इसी लेवल का कंटेंट आपको मिलता रहे और मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहोगे तो आप भी अब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो इस चैनल की, विच विल एक्चुअली सपोर्ट द चैनल गाइस। सो कम ऑन, एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट द चैनल। ये चैनल आप लोगों की वजह से है, वरना ना था और ना ही होगा। और इसके बाद 5th प्लेस पर इस साल होंगे माइक सोमरफील्ड, जो कि लास्ट ईयर भी 5th प्लेस पर आए थे। अब यस आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि इनको एलेक्स ने अभी तो आर्नोल्ड क्लासिक में हराया था, तो यस गाइस आई डू अग्री, बट उसके बाद अब 10 महीने हो गए हैं और माइक इज इंसेनली इंप्रूव्ड। मतलब ये तो इतने इंप्रूव्ड और इतने क्लासिक लग रहे हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग क्लासिक लाइंस अपने इस बिगर फ्रेम पर होल्ड करते हुए हमें लग रहा है अपनी इन रीसेंट अपडेट्स में कि एक टाइम को तो मैं माइक को और भी ऊपर रखने के लिए कंसीडर कर रहा था। और कुछ कह नहीं सकते गाइस कि ये थोड़ी सी उथल पुथल मचा दें टॉप 6 में और थोड़ा और ऊपर चले जाएं और शॉक कर दें सबको। क्योंकि फ्रेम और पोटेंशियल को देखें तो वो तो इन्हें रेस्ट्रिक्ट नहीं करने वाला बिल्कुल भी। मतलब मैं तो एब्सोल्युटली एक फैन हूँ इनके फिजिक का। बट 4th प्लेस पर अब आप सब लोग शॉक होने के लिए रेडी हो जाओ। मतलब शायद ही कोई एक्सपेक्ट करेगा या फिर प्रेडिक्ट करेगा जो आई एम फीलिंग, बट 4th पर इस साल में देखता हूँ रामोन डीनो को। व्हाट, रामोन डीनो? इसको कुछ नहीं पता भाई, क्या मजाक है, रामोन कैसे? तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे किसी किसी के दिमाग में, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस को देखने वाले लोगों के दिमाग में। और जो सब्सक्राइबर्स हैं वो तो एब्सोल्युटली ऑलरेडी मेरे कंटेंट को जानते हैं एंड दे आर इमेंसली मैच्योर एज वेल, जो चाहे ना भी अग्री करें मेरी रीजनिंग से, बट अभी वेट कर रहे होंगे कि मेरी क्या रीजनिंग है उसको जानने का। क्यों मैं रामोन को 4th प्लेस पर देखता हूं जो कि लास्ट ईयर के रनर अप थे। तो गाइस रामोन को 4th पर मेरा देखने का रीजन सिर्फ यही है कि लास्ट ईयर टेरेंस रफिन स्ट्रांगली अपनी पीक मिस कर चुके थे, बहुत ज्यादा सॉफ्ट साइड पर थे, बहुत ज्यादा वाटरी साइड पर थे, जिसका नुकसान उन्हें हुआ। बट अगर क्लासिक लाइन्स की बात करोगे तो टेरेंस इज एब्सोल्युटली अहेड, मसल हार्डनेस की बात करोगे तो टेरेंस इज एब्सोल्युटली अहेड। अब देखो यहाँ पर साइज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मसल हार्डनेस को साइज से कंफ्यूज मत कर लेना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। और साथ ही में रामोन की पोजिंग इज हेवीली क्रिटिसाइज्ड। तो रामोन की फिजिक, रामोन का फ्रेम, रामोन की पोजिंग यहाँ तक तो ले आएगी इन माय ओपिनियन उनको, बट इसके आगे हर एक चीज जहाँ मैटर करेगी वहाँ टेरेंस की पोजिंग, जो कि इस लाइनअप पर सबसे बेस्ट पोजिंग होगी, उन्हें एक एज देगी। वहीं रामोन की पोजिंग इन टॉप 5 में सबसे वर्स्ट होगी। और अगर आप अब ये बोलोगे कि रामोन की पोजिंग इंप्रूव होगी तो बॉस फिर तो कई सारी चीजें हो सकती हैं ऐसे असम्पशंस पे। टेरेंस को उनकी मम्मी कंपीट ना करने दें, या फिर उस ट्रैफिक जाम में फंस जाएं और कंपीट करने ही ना पहुंच पाए ऑन टाइम, या फिर लूज मोशन हो जाए उन्हें। तो ये सब चीजें तो हो सकती हैं राइट, बट ये ओपिनियन और प्रेडिक्शन है पास्ट को देखते हुए और रीसेंट अपडेट्स के बेस पर। तो इवन दो रामोन की रीसेंट अपडेट्स नहीं आई है सामने अभी कोई भी, तब भी पोजिंग भी ऑल नो रामोन की लैग करती ही है।
प्लस उनका फ्रेम इतना क्लासिक नहीं है गाइस जितना बाकी टॉप 3 का है। साथ ही रमॉन के 4 आर्म्स उनके आर्म्स के फ्लो को थोड़ा सा तो डिस्प्रपोर्शनेट कर ही देंगे। सो वही है गाइस, मैं एब्सोल्युटली फील कर रहा हूँ कि रमॉन डिनो अब अपने बेस्ट पर भी आएंगे, तब भी 4th प्लेस पर एंड अप करेंगे, क्योंकि प्रेडिक्शन सबके ही पीक पर आने को एक बेस बनाकर ली गई, जैसा मैंने पहले भी बताया था। सो अब मामला और भी टाइट है, क्योंकि हम आ गए टॉप 3 पर, यानी कि फाइनल 3 पर, द एब्सोल्यूट बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और 3rd प्लेस पर मैं देखता हूँ टेरेंस रफिन को। वेल ऑनेस्टली बोलूँ तो ये प्लेस 3rd और 2nd उर्स और टेरेंस के बीच में स्विच भी हो सकती है, जहां अभी के लिए मैं टेरेंस को देखता हूं। सो टेरेंस इस साल हमें रियली हंग्री दिखाई दी है, और अपने एब्सोल्यूट बेस्ट पैकेज को टारगेट करते हुए विद एडिड मसल मास एंड क्रेजी लेवल ऑफ डिटेल्स जो वो दिखा रहे हैं गाइस अपनी लेटेस्ट अपडेट्स में। मतलब पहले हमने टेरेंस को दुबई प्रो में देखा अपने रिडेम्पशन के लिए एक एब्सोल्युटली इंप्रूव्ड पैकेज के साथ, जिस पर उसके बाद भी लोगों ने काफी क्वेश्चंस उठाए। बट उसके बाद लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट में टेरेंस ने सबका मुंह बंद कर दिया। कोई क्वेश्चन लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट के बाद टेरेंस पर किसी ने भी नहीं उठाया। टेरेंस की हर एक अपडेट सिर्फ और सिर्फ इनसेन इंप्रूवमेंट्स, मसल हार्डनेस और ग्रीननेस दिखा रही थी। पोजिंग में भी टेरेंस इज गोइंग टू बी फायर। बट मेरे टेरेंस को स्ट्रांगली 3rd पर देखने के पीछे जो रीजन है वो ये है गाइस कि उर्स कैल्सिंस्की अब तक सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कहीं पिछड़ते रहे कि वो अपनी हाइट के हिसाब से पाउंड टू पाउंड फुलर नहीं लगते थे। उनका फ्रेम थोड़ा सा एम्प्टी लगता था अभी भी, बट अब उर्स इज बिगर, उर्स इज फुलर एंड उर्स इज पैक्ड विद मसल्स। देखो कंडीशनिंग में आई डोंट थिंक मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत भी है कि उर्स कैसे होंगे। उर्स विल बी इन नेल बाइटिंग कंडीशन, वो तो हमने जैसे उनकी रीसेंट अपडेट्स में भी कवर कर ही लिया है। बट उर्स इज मोर क्लासिक देन रमॉन, और क्रिस के सबसे क्लोजेस्ट कंपेरेबल फिजिक उर्स की ही है। मतलब टेरेंस रफिन बहुत क्लासिक है, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं मानता हूँ इस चीज को, बट वो एक अलग क्लासिक फिजिक होल्ड करते हैं, जबकि उर्स की फिजिक काफी सिमिलर वे में क्लासिक है क्रिस से। और इसीलिए गाइस एक बिगर उर्स को, एक फुलर उर्स को, अपनी ओनली वीकनेस को काफी हद तक एलिमिनेट करने के बाद मैं आप देखता हूँ 2nd प्लेस पर। बट विद दैट सेड 2nd और 3rd प्लेस में बदलाव हो सकता है जजेस उर्स को 3rd पर रख दें और टेरेंस को 2nd पर, या फिर टेरेंस को 3rd पर रख दें उर्स को 2nd पर। तो वही है गाइस, इन दोनों में ही स्विच हो सकता है, बट 2nd 3rd पर तो ये दोनों ही लग रहा है मुझे इस साल। और अब क्लासिक फिजिक का टाइटल जीतने के बाद नंबर 1 पर तो क्रिस खुद हैं। 39 कंपेटिटर्स को बीट कर रहे होंगे यहाँ पर, ये 39 कंपेटिटर्स, बट तबरेज भाई टोटल कंपेटिटर्स ही 39 थे क्रिस को मिलाकर, तो क्रिस 38 को बीट कर रहे होंगे, राइट? आपको तो मैथ भी नहीं आती, तो बॉस क्रिस 38 नहीं 39 एथलीट्स को बीट कर रहे होंगे यहाँ पर। 38 दूसरे लोग और 39वां यानी कि 39th एथलीट वो खुद होंगे। क्रिस एक बार फिर वो इम्पॉसिबल कर रहे होंगे जिसकी मार्जिन ही नहीं लगती किसी भी साल। क्रिस फिर से खुद को ही बीट कर रहे होंगे, हर साल एक बहुत ही जबरदस्त फिजिक ले आते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर हमें उस परफेक्शन को सरपास करते हुए दिखते हैं। और ये दिखाते हैं कि परफेक्शन या फिर लिमिट सिर्फ हमारे माइंड्स में होती है, सोच में होती है, दिमाग में होती है। हम एब्सोल्युटली वो हर चीज अचीव कर सकते हैं विच वी को रियली ऑल इन फॉर। बस रुकना नहीं है, उस थोड़े को बहुत नहीं समझना, बहुत को भी बहुत नहीं समझना। हमें सिर्फ माउंटेन के टॉप पर पहुंचने के लिए हंगरी नहीं होना, हमें माउंटेन के टॉप पर रहने के लिए भी हंगरी होना है। हमें बेस्ट बनने के लिए कोशिश नहीं करनी, हमें बेस्ट रहने के लिए भी कोशिश करनी है। हमें किसी दूसरे को प्रूव नहीं करना है, हमें तो खुद को प्रूव करना है कि मैं अपने कल से बेटर हूँ, और कल मैं यही चीज़ अपने आज से बोल रहा हूँ। और क्रिस इज डूइंग दैट, बिल्कुल यही कर रहे हैं वो अभी के लिए। दूर दूर तक क्रिस के आसपास कोई नहीं है। वही लेवल 10 और 100 वाली बात जो मैंने स्टार्टिंग में करी थी। तो क्रिस को डिथ्रोन नहीं करा जाएगा, क्रिस अपनी गद्दी खुद छोड़ेंगे ऑन हिज ओन टर्म्स, अपनी मर्जी से, जब वो फील करेंगे दिस इज द राइट टाइम। और वो चीज़ बहुत जल्दी होने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा लग रही है, बट आई जस्ट होप कि जैसा क्रिस ने कई बार बोला है, मजाक में ही सही बट बोला है, वो एक बार क्लासिक के बाद ओपन डिवीजन में भी जस्ट फॉर फन जरूर compete करेंगे। बाकी क्लासिक में तो क्रिस चाहे तो 6, 7, 8 जितने चाहे उतने टाइटल जीत सकते हैं, क्योंकि एट द प्रेजेंट मोमेंट कोई भी नहीं है जो इस शेर पर सवा शेर हो। बाकी अब मैं कुछ ऐसे एथलीट्स की बात करना चाहूंगा जो इस लिस्ट का पार्ट तो नहीं बन पाए, बट बहुत ही अमेजिंग फिजिक होल्ड कर रहे होंगे और बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं आने वाले सालों में इस लिस्ट का पार्ट बनने का। सो फर्स्ट है गाइस जेहन पॉक, जो कि टेक्सास प्रो जीतकर क्वालिफाई हुए थे। मतलब लोगन फ्रैंकलिन को बीट करा था इन्होंने, तो आप समझ लो कितने ज्यादा अच्छे क्लासिक फिजिक एथलीट होंगे ये। एब्सोल्युटली इनसेन कंडीशनिंग इन्होंने दिखाई थी, श्रेडिड और स्ट्राइशंस से भरी हुई थी ये फिजिक ऑन स्टेज। मतलब इनकी क्वाड्स की स्ट्राइशंस वर एब्सोल्युटली इनसेन गाइस, बहुत ही इंक्रेडिबल। बस एक साइज की थोड़ी रिक्वायरमेंट है इनको, प्लस इनके इनर बाइसेप्स मुझे डेरेक की याद दिला रहे थे। तो अभी के लिए गाइस यही रुकावट बनेंगे इनकी फिजिक के लिए, बट इन कमिंग ईयर्स इनसेन पोटेंशियल गाइस। और फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो है मैट ग्रेको। और इनको तो मैं एब्सोल्युटली चाहता था टॉप 10 का पार्ट रखना और देखता भी था, बट ऑन पेपर जब लिस्ट के लिए कंपेयर करने बैठा तो आप खुद बताओ एक भी ऐसा नाम आपको लगा कि टॉप 10 के बाहर हो सकता है जो मैंने लिस्ट में बनाया है? इनफैक्ट मुझे तो लेस्लो किराली को भी 11th पर प्लेस करना पड़ा। सो अब आप समझ लो हाउ टफ, हाउ कंपेटिटिव दिस लाइनअप इज। मतलब एब्सोल्युटली श्रेडिड, एब्सोल्युटली पील आते हैं ये, और इनकी रीसेंट अपडेट्स भी इनको इंसेनली कंडीशन दिखा रही हैं विद अ वेरी वेरी बैलेंस फिजिक। और आने वाले टाइम में ही कुड बी अ सीरियस थ्रेट
क्योंकि कई शोज में इन्होंने इसी सीजन में कम्पीट करा और थोड़ा सा रहते गए, बट कंडीशन तो ये हमेशा बहुत ही जबरदस्त लाए थे और एब्सोल्युटली पुश करा है इन्होंने अपनी फिजिक को हर एक शो में। बस साइज और भी थोड़ा इन्हें ऐड करना चाहिए। बाकी इंक्रेडिबल पोटेंशियल, इंक्रेडिबल एफर्ट्स और इंक्रेडिबल फिजिक। और लास्ट एथलीट जिसकी मैं आज बात करूंगा गाइज, वो है वहीद बागपे। इन्हें भी चैनल पर मैं काफी कवर कर चुका हूँ। ये जीते थे इंडिया का प्रो शो जो आई थिंक दिल्ली में हुआ था, विद एब्सोल्युटली इंसेन कंडीशन गाइज। मतलब नेल बाइटिंग कंडीशन थी इनकी, एक स्टैंडर्ड बनाने वाली कंडीशन। और उसके बाद की कई अपडेट्स में हमने इनको वैसे ही कंडीशन और फील्ड देखा। सी बैक से ही इज दियर, बैक से तो ये ऑलरेडी बिग लीग्स में है। ऐसी डेवलप्ड, ऐसी थिक बैक है इनकी। फ्रंट से यस, आई फील इनको थोड़ा और डिफाइन होना है, कंडीशनिंग और डिटेल्स ऐड करनी है, साइज ऐड करना है। मे बी इन कमिंग ईयर्स मैं इनको भी लिस्ट में कवर कर रहा हूँ, बट अभी के लिए तो मैं इनको अलग से ही कवर करना पसंद कर रहा हूँ विद मैट एंड जेहन। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।